ओ सदा निरा। लेखक कौन है? हाँ, लेखक हो गए जगदीश चंद्र माथुर। जन्म स्थान 16 जुलाई 1917 को। कहा? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये जो ओ सदा निरा लिखे हैं, इसमें बिहार राज्य के गंडक नदी का वर्णन किए हैं। कौन नदी का है? और गंडक नदी का वर्णन किए हैं। अगर कहीं पूछ देता है आपको कि ओ सदा निरा कहाँ से लिया गया है, तो बोलती छंद किताब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कहा जा रहा है जी कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में, बिहार के उत्तर पश्चिम, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बताइए बिहार के उत्तर पश्चिम कोना किधर हो जाएगा? उत्तर है ना, अब पश्चिम, यही कोना हुआ। कहा था बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है। याद रखेंगे, चंपारण की वर्णन किए हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और चंपारण भी जुड़ा हुआ गांधी से। याद रखिएगा, बोर्ड में आप लिखिएगा चंपारण कहानी पर ढंग से। ठीक है, और नवीन भी है, एक तरह से नया भी है और ये पुराना भी घटना है। कादरा जी हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोद में उतारकर मानव सब सुलभ अंग और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। कवि कहते हैं, जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं कि मानव जो है, मानव को चलने के लिए सिखा रहा। कैसे? ठुमक ठुमक कर, ठुमक ठुमक कर। यानी कहने का मतलब है, कवि ने कहाँ का वर्णन किया है? चंपारण। दिमाग में रखिएगा, हम पूछते रहेंगे बीच बीच में, खाली आंख फाड़ के सुनना मत, समझना, फिर पिटाइयो करेंगे हम। कादराज नए खेत, नई पैदावार और वृक्ष में पलाश साल एवं अन्य जंगलों वृक्षों की भटकी सी पाते पता, एक से बढ़कर एक पेड़, एक से बढ़कर एक पौधे, घास जहां उगता था। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानव जी से परिहतवसना कर दिया। तभी तो लाश से सिकुड़ी सी इस नदियों में जल ना मात को रह गया है, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है। ये धाराएं जो कभी बंसरी के ढके बन बच स्थल के बिलकाती रहती थी। क्या कहते हैं? एक समय ऐसा था जहां पानी का अपार भंडार हुआ करता था। चंपारण में बहुत पानी, बहुत पानी, बहुत पानी, और नदियां में एकदम उफान रहता था। नदियां में क्या रहता था? लेकिन उस चीज को वर्णन करते हैं कि आज नाम मात्र का रह गया है। वजह क्या हो गया? मानव ने कुछ कम किया, मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ क्या किया भाई? जनसंख्या बढ़ गया, और जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए मानव ने अंधाधुंध पेड़ को, तो जहां पेड़ है वही जगह पर वर्षा है। समझ गए? जहां पेड़ पौधे नहीं है, जंगल झाड़ नहीं है, तो वहां वर्षा कैसा होगा? नहीं होगा। अब वो किलकती नहीं है, या तो लाज में गड़ी निष्पन्न सरती रहती है, या बरसात के दिनों में उमनमय यमुना बिनाओं की भांति पर्जन नतंद्र करती है। मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पोल्स को लड़काती है जिसने उसे निर्वसन किया है। निर्वसन का मतलब नाश किया है। आज वही चंपारण है जो आज मानव को लड़काता है कि तुमने मुझे क्या किया? नाश किया है, तुमने मुझे नाश किया है।
तो भाई इसका फल भी तो तुमको भोगना पड़ेगा। मानव ने नाश किया तो फल किसका भोगना पड़ेगा? आज उसी का दिन है कि देखो धान का रोपने का समय आ गया है, लेकिन वर्षा नाम मात्र का है, वर्षा होने का नाम ही नहीं है। इसका फल किसको मिला बताइए? मानव को ना, हम ही लोग को ही सब मिल रहा फल। चारों तरफ जंगल झाड़ होती, जंगल झाड़ होने समय पर वर्षा होती, धान चारों तरफ लहलहाता, लेकिन आज है? आज किसान भाई के हाल देखो कितना खराब है, वर्षा होने का नाम ही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि जिस ढंग से तुमने मुझको क्या क्या निर्वसन किया, नाश किया, आज इसका फल तुमको भी है ना। सही बात, प्रकृति का ये कहना है। सरकार अब क्या करती है? आहरा पर, पोखरा पर पेड़ लगाओ के लिए पैसा देती है ना। सही बात। इतना ही नहीं, अगर कोई नहीं मिलाता तो अपने से सरकार क्या कहती है, मुखिया को ऑर्डर दे करके कि पेड़ लगाइए, और लेबर बहाल के जो पटाएगा उसको। ऐसा है, कहा जाता है जी जिसने उन्हें निवेदन किया है सन 62 की बात, बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी को बाढ़ की याद आई होगी। 1962 की कहानी है। इतना प्रचंड बाढ़ आया था इसको कहना नहीं है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र की मल्लो मौज और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां सीमित थी, घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी का रुका रहता था। बाढ़ आती इतनी प्रचंड नहीं, पिछले 600-700 साल में महावन तो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगिनत मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी वंशली की प्रतिमाएं हैं, वसुंधरा भोगी, मानव और धर्माधर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहा जा रहा है कि एक समय था जो गौतम बुद्ध जब जाते थे पटना, कहाँ जाते थे? पटना। आज का नाम पटना, पुराना नाम पाटलिपुत्र। उसी रास्ते से नदी किनारे चल जाते थे। तो उस समय इतना कष्ट था कि पूरा पानी लगा रहता था जंगलवा में, जंगल में पूरा पानी, और इतना पानी ना कि इतना पानी से उनको जाने में बहुत बड़ा कष्ट। वजह क्या था? कहते हैं कि जब बुद्ध भगवान जाया करते थे पाटलिपुत्र, तो उसमें कितना कष्ट था, इतना घना जंगल था कि जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती थी। आवाज जंगल के जाकर देखिए, पता ही नहीं चले जंगल है कि नहीं है, से खाली बिल्डिंग, एक से बढ़कर एक बिल्डिंग। समझ गए? एक कहानी सुनी, यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज था। प्रथम राजा नामदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र और विक्रमादित्य के सेनापति नेवाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। क्या कहता है? कहता है ना कि चंपारण में बहुत पुरानी बात है कि जो लोग आए वो यहीं बस गए। क्यों भाई? इसका प्राकृतिक सौंदर्यता को देख करके दिल को छू लिया। अब ला कि हम वहाँ वापस लौट के नहीं। तो बताइए जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, जनसंख्या लगातार बढ़ते जाएगा। हम भी आए यहीं बस गए, आप भी आए यहीं बस जाइएगा, तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा ना। ऐसी हालात में देखिए क्या कहता है, बढ़ते गया। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। यानी रक्त से रक्त मिल गया, नहीं मिल गया? आय कहता कितने लोग इतिहास के इन कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग आए हैं जो बाहर से आए यहीं पे आए। कभी ने वैसे लोगों को कीमियाई कहा है, याद रखिएगा। कभी ने वैसे लोगों को क्या कहा? कीमियाई। ध्यान से देखिएगा, कीमियाई पूछेगा बोर्ड में क्वेश्चन। पूछेगा कीमियाई क्या है, कवि ने किसे कहा? तो आप कहिए वैसे लोग जो बाहर से आए और चंपारण में बस गए।
और बसने से वहाँ क्या हो गया भाई, पॉपुलेशन तो बढ़ गई लेकिन प्रदूषण ज़्यादा छा गया, जंगल के अंधाधुंध कटाई होने लगी। समझ गए ना? इतना ही नहीं, आय कहता है कर्नाट वंश के राजा हरिदेव सिंह को 1335 में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। इतना ही नहीं, विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। उसी जंगल के किनारे जहां का हम चर्चा कर रहे हैं, जो आक्रमण करने आया था जंगल के किनारे खड़ा था, और जंगल इतना घना था कि किसी को पता नहीं था कि आगे जा कर के क्या खड़ा है, सैनिक खड़ा है जो अटैक करने वाला है। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में नीचे छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों में अधिक दुर्भेद जान पड़ा। सोचिए, इतना घना जंगल कि सैनिक को यह नहीं पता था कि हम इसको पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गौर करिए, सुल्तान घोड़े से उतरकर और तलवार से उसने एक विशाल बिटप के तने पर आघात किया। पेड़ को सुल्तान जो था ना भाई, उतरा और तलवार से क्या किया, पेड़ को काटा। उसे गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में और हजारों तलवार वन के वृक्षों पर टूट पड़े। कहा जा रहा है अनगिनती पेड़ उनके सैनिकों ने काट दिए। समझ गए? देखते ही देखते जंगल के बीच राख खुलती चली गई। हरिदेव सिंह गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। चलिए, कहा जा रहा है जंगल का हो गया, कट चला गया। आप देखिए, राजा को मजबूर होकर कहां भागना पड़ा, नेपाल। इतने ही नहीं, तब से जंगल जो कटने शुरू हुए वो कटते चले ही गए, आज तक कटते चले गए। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि शस्यों की खान जहां बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। यो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोलते थे, अब तो हल और ट्रैक्टर की धरती के खजाने के अनावित रह गए। कहा जा रहा है, कवि ने क्या कहा कि एक समय था कि जब आक्रमणकारी आए थे तो दरवाजा को खोलने के लिए, दरबार को खोलने के लिए तलवार चलाते थे। किस पर? वृक्षों पर, पेड़ों पर, ताकि कम से कम जाने भर रास्ता खुल जाए। और आज क्या हो गया? आज दरबार ट्रैक्टर से खुल रहा है। कभी यहाँ पे मजाक कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर से खुल रहा है। वो जहाँ पे सदियों वर्ष पहले जंगल हुआ कर रहा था, आज उस जगह पर क्या है, तो समतल मैदान बन गया, खेत खलिहान बन गया, घर मकान बन गया, और ट्रैक्टर उसको जोतने के लिए इधर से उधर दौड़ रहा है। पैदावार हो गया ना भाई, कि नहीं हो गया? तो कभी यहाँ तक कह रहे हैं, इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन की मिशन है। यहाँ के निवासी भी प्राचीन और नवीन, पुराना और नया, इस सब का मिशन है। जान पाता आदि काल में आन जान वाले को ताता बंधा रहता था। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्राय बाहर से ही आते थे। इतना ही नहीं, पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियों यहाँ कर बसी। थारू और धांगड़, क्वेश्चन पूछेगा थारू धांगड़ का। और धांगड़, ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को। इसको बोर्ड में पूछेगा थारू के नाम से और
धांगड़ के नाम से। धांगड़ क्या होता है? भाड़ा पर के मजदूर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का इजात जो है बिहार, झारखंड है ना, उत्तर प्रदेश, इस बिहार झारखंड से इसको ले जाया जाता था। ठीक है ना। ये बिहार की कहानी है, चंपारण में चल रहा है। तो भाड़ा पर के जो मजदूर होता है ना, उसको धांगड़ शब्द यहाँ पर कहा गया, समझ गए ना, एक प्रकार जाति। इतना ही नहीं, थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को जो राजस्थान से निकाला मानते हैं। राजस्थान की विलाया धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। थारू इसे राजस्थान निकाला गया है। आय कताजित इस समझ में आ रहा ना। धांगा का भाड़े का मजदूर, फिर गड़बड़ा गया सब। भाड़े का मजदूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि धांगड़ क्या है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आय कताजीब धांगड़ क्या है? आय कहा जाना। इतना ही नहीं, आदिवासी जातियां, उराव, मुंडा, लोहार, लोहार के नाम सुने हैं कि नहीं जी, इत्यादि के वंशज हैं ये। पूछेगा धांगड़ जो है लोहार, आदिवासी, ठीक है, और मुंडा जाति के वंशज हैं। जाति के वंशज हैं, समझ गए। ऐसे हम लिख देते हैं, याद रखिएगा। इतना ही नहीं, इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व इस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है। जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए, और उसके बाद वर्षों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगड़, मिश्र और उराव भाषा में बात कर रहे थे, और दूसरे को भोजपुरी में, मधेसी में, दक्षिण बिहार के गया जिले में भूइयाँ, भूइयाँ का नाम सुने ना। हाँ जी जी, भूइयाँ लोग भी इसी भांति नील की खेती में हिमालय की इस तलहटी में लाए गए थे। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा में भागी ये कभी न बन पाए। कभी कहते हैं कि जानते हैं भूइयाँ जाति को, लोहार जाति को, यानी कहो ना मोटी मोटी धांगड़ को अंग्रेज लाया, चंपारण में नील की खेती करवाया, साथ ही साथ यहीं उसको रखा, बहुत शोषण किया, बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन संपत्ति में तनिक सा भी अधिकार नहीं दिया। ऐसा शोषण किया, ऐसा शोषण किया। शोषण कौन किया? अंग्रेज। समझ गए ना, अंग्रेज शोषण किया। इतना ही नहीं, आय कहता है आने वाले वो ताता बंधा ही रहा, आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वरा भूमि संपदा प्राप्त करने में अभिलाषी पच्छाही जमींदार
तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोनों में अपना निजी व्यवसायी साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इसी भूमि ने। चंपारण ही है ऐसा भूमि जो सबको आश्रय दिया, राजा को आश्रय दिया, आपका अंग्रेजों को भी आश्रय दिया, गया से जाने वाले भूया जाति, धांगर, लोहार, ये सबको आश्रय दिया। अब बताइए जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। आज वही चंपारण रो रहा है, आज वही चंपारण है ना। इतना ही नहीं, पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। सोचिए, इतिहास पढ़े होंगे, बंगाल से जो यहाँ आया 80 लाख, हजारों में नहीं 80 लाख, है ना, शरणार्थी लोग। अब बताइए वो भी यहाँ कुछ लोग आए, ऐसी हालत चंपारण में साथ पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारू धारू बिचिया सस सामला भूमि उनकी भी धातु बनी है। बिछुड़ी माता के सुखद स्पर्श की अस्मित धान के खेतों में उन्हें मिली और हिमालय की पद स्थली पर मानो गंगा सागर के चरणों तक उड़ेला। इतिहास की उंगलियों ऐसी बिना पर थिरकी जिसकी हर झनकार एक अलग स्मृति को प्रतिध्वनि देती है। कहा जा रहा है कि चंपारण का इतिहास बहुत पुराना है, चंपारण का इतिहास बहुत पुराना है। ये बताता है कि हर इंसान को आश्रय देने वाला चंपारण, हर इंसान को आश्रय देने वाला चंपारण। आज धान का खेती वहाँ पूरा ढंग से हो रहा है, लेकिन एक समय क्या था, कभी क्या कहते हैं कि धान के जगह पर नील का खेती करवा रहा था कौन? तो बाबू लोग। नहीं करोगे तो उसके लिए सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहिए, है ना। ये सब कहानी है। उस दिन चंपारण के एक सुंदर गांव में इस बीना को भी रागनी सुनने को मिली। थारों के अनुपम गिर कल्ला, धांगड़ का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों को वरुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारों की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीख का बनाया गया था। याद रखिएगा, थारू धांगर इनके समय में जब आए थे ना भाई, तो उनके समय में नाच गान का सिस्टम में कुछ अलग ढंग के था, बहुत अच्छा तरीका से नाचते थे। चंपारण के लोग उसको देखते थे और ताजुब करते थे कि वाह, उसमें जानते हैं जो धान रखाता था, धान जिस बर्तन में, उस बर्तन को सीख के बनाते थे, सीख के, समझ ना, सीख समझ रहे नहीं? देखें, अरे बहनिया कैसे हो भाई, देखे नहीं? कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ आप उसको रंग देते थे। सीख की रंग बिरंगी तो कजो किनारे सीप की झालर लगाई जाती थी और उसमें कपड़ा का झालर लगा देते थे। मन के एकदम सुंदर लगता था देखने में। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आवृत्ति कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयुक्तता का अद्भुत मिश्रण दिखने को मिलता है। किंतु सबसे मनोहर नववधु का एक अनोखा अलंकार। नववधु का मतलब हो गया नया नया कनाई, नया नया, समझ गए? नया नया कनाई जब आती थी ना, तो उन लोग को चाल चलन, रहन सहन कुछ अलग ढंग के रहता था। धांगड़ में ये जो बता रहे हैं ना, था धांगड़, उनकी मैं वर्णन कर रहा हूँ। उनको रहन सहन नया नया कन्या, जैसे आज की हम लोग के घर में देखो, नया नया जब कन्या आती है तो उसका रहन सहन अलग रहेगा, फिर धीरे धीरे हम मानिए कि परिवेश में वो पिल जाती है। तो वही बात कहा जा रहा है कि धांगड़ में जो नया नया कन्या होती थी उनको देखने को एकदम अलग दृश्य मिलता था। कहता है किंतु इतना ही नहीं, जो मात्र आभूषण ही नहीं, हर पत्नी 2 पैर का खाना लेकर पति के पास खेतों में जाती थी। जब
ये लोग काम करते थे खेतों पर, समझ गए। जब खेतों पर काम करने के लिए जाते थे तब पत्नी क्या करती, उस नई नवेली पत्नी की मैं चर्चा कर रहा हूँ जो यहाँ आई थी। वो नई नवेली पत्नी माथा पर ले करके खाना उनको खिलाने के लिए आती थी, वह सज करके जाती थी कि और इतना सुंदरता कि हद से ज़्यादा। आभूषण तो एक अलग बात है, आभूषण के साथ साथ उनकी सुंदरता कहाँ थी भाई, तो प्राकृतिक सौंदर्यता काफ़ी हुआ करता था, समझ गए। तो कभी उस चीज़ को वर्णन करते हैं। और आज तो गहना से भी लदल हाथ तैयो सुंदर न लगे था, ऐसा नहीं ना, पूरा है लदल, ऐसा है रे। इतना ही नहीं, नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाते थे, पहली बार जब खाना लेके जाते अपना पति को खेत पर, कि हमारे पति हम हर जो तरह थे हम घर रहूं, आज है सिस्टम जोते जोते हम मैत रहो ना, पानी तो कोई पहुंचा वाला ये ना हो, है ना, ऐसी हालात होती थी, समझ गए। आज मॉडर्न में देखो कितना बदल गया। हम लोग किसान हैं, लेकिन कभी गौर किए हैं खाना लेके जाते हैं नहीं, एक ही बार बेचारा किसान भाई खा लिया, ठूस लिया, चलते रहे दिन भर उमा, ऐसा है जी। कहा जा रहा है इतना ही नहीं, जो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती थी जिसमें 3 लटें बेनियों की भांति लटी रहती थी, हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष की सफेद दाने पिरोए थे। पीढ़ा रखती थी, पीढ़ा, और पीढ़ा पर सजाया जाता 3 वो झालर, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 3 झालर, और उस पर लेकर चलती थी खाना। सोचिए जी, पीढ़े के ऊपर सीख की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा करती थी। आओ देश देखने को लगा था कि आह रे कितना सुंदर कन्या कैसे अपना पति को खाना खिलाने के लिए ला रही है। और आज मॉडर्न की तुलना कर लो, 1 लोटा पानी, अगर बहुत अच्छी समझदार पत्नी है तो 1 लोटा पानी, अब कपड़ा में झाँक करके रोटी लेके चल गई, भात लेके चल गई, कपड़ा में सब लग रहा है, और वही पति खाएंगे। चाहो तो पति पढ़ा लिखा रही है या तो अनपढ़ रही है, उसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा है। वैसा भोजन नहीं ठीक लगेगा, सब चीज़ फ्रेश रहेगा ना, भोजन है, बर्तन है, तब आपको ज़्यादा खिलाएगा, क्यों काम कर रहे हैं। लेकिन उतना दिमाग नहीं है कि वैसा हम पति को खाना खिलावें। कहा जा रहा है इतना ही नहीं, जो पत्नी थी बेचारी ढंग से भोजन ले जाती थी, और इतना ही नहीं, टोकरी के दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, तो सीप की बेनियां रजत कंगनों की भांति झंगित होती, और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपनी प्रीतम को कलेऊ कराने जा रही है। जब पति उनसे कहते हैं कि हाँ हमको पत्नी आ गई है, तो उनके चूड़ियाँ जो होती है और जो सिकवा में सब ऐसा व्यवस्था था वो बजता था ना, तो अगल बगल लोग समझ के वो लगा नहीं कि कन्हैया आ गई, समझ गए। कौशी लेकर के, खान लेकर के अपनी प्रीतम को, प्रीतम मैंने प्रिय, प्रीतम मैंने, तो यहाँ पर प्रिय किसको कहा जा रहा है, पति को, यानी अपना प्रीतम को भोजन, यानी कलेऊ, कलेऊ का मतलब भोजन, समझ ना, खिलाने के लिए। यहाँ देखिए तो पुरानी चीज़ कितना ढंग से कभी वर्णन किया है यार, आश्चर्य लेता है। ये सब पढ़ते हैं हमको भी लेता है कि हम भी पहले खेती करे थे, लेकिन हमको पत्नी क्यों नहीं ले गई खाना, इसे क्यों नहीं ले गई, हम छोड़ के फिर इस लाइन में आ गए। सही कहते हैं यार, हकीकत, हाँ तो सही कह रहे हैं। बहुत बार हल चला रहे हैं, डीजल पर हैं, लिख के इन्होंने ही, ऐसा कहानी। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ को समाज जीवन का अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुषों दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश सामूहिक नृत्य करने लगे। जब शाम होता था तब पति है, पत्नी है, तो और है लोग हैं,
सामूहिक डांस, सब मिलजुल करके। आज भी झारखंड में है, आज भी जाओ ना वहाँ झारखंड में, आदिवासी लोग पूरा ढंग से एने से तो ओने से टीवी में देता है यार। वही नहीं है कि हाँ लड़का लड़की है, एक ही साथ सब नाच गा रहा है, बूढ़ा बूढ़ी सब, ऐसा नहीं है। लेकिन हमनी के बिहार में अगर ऐसे नाचेंगे गाएंगे तो लोग कहेंगे पगला गया फलाना वाला, ऐसा होता है। इससे इतना ही नहीं, उराव नृत्य में मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगड़ों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। जो मर्द होते हैं दाहिना हाथ में रुमाल लेते हैं और हिलाते जाते हैं, नाचते हैं, इसमें कहना हिलाते जाते हैं। और आज का मॉडर्न में हमारे टोपी हिलाते हैं, है ऐसा है ना मॉडर्न में। देखिए क्या कहाँ बदल गया, अब तो खैर गमछी लाते हैं सही बात है। इतना ही नहीं, ऐसा होता है, यह नेपाल का प्रभाव जान पाता है। गीतों में कल्पना और चित्रोमपता अधिक जान पाती है। भाषा में भोजपुरी और उराव का मिश्रण। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों को मधुर बहनों के बीच पर हंसने छवि दिखाए जाते हैं। ऋष शेर हिरन ऐसा कुछ बन करके आते हैं और जो जहाँ पे नाच डांस हो रहा था ना वहाँ पे लोग जाते हैं और उसको भंग करके वहाँ जो कुछ रहता है उसको लेकर के लोग भागते हैं। ये चीज़ आज भी मिलता है कर्मा में, आज भी है बिहार में प्रचलित। कर्मा तीज में देखिए खेलारा कहते हैं, है ना। खेला में होता है क्या, कुछ लोग महिलाएं गा रही है, लेकिन फर्क कितना है कि आज महिलाएं गाती है, पुरुषों नहीं। आप जो पुरुष लोग होते हैं लड़के लोग उनसे खेला बन करके आवेगा और वहाँ पर करे ले खेला नहीं, ऐसा होता है। इतना ही नहीं, उसके बाद पूर्वी बंगाल एक कीर्तन गंभीर विषाद पूर्ण वातावरण में आंधी गूंज का सोत हुआ निकला है। भागीरथी की नविका की याद प्रतिध्वनि होने लगी। चंपारण के खलिहान और जंगलों में बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की उद्भव तीनों घंटों होती जाए। यानी कहने का मतलब कभी कहते हैं क्या कि पुराना चीज़ जो है धांगड़ का कितना पसंद का चीज़ था, आज क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना ही नहीं, हजारों, जब यहाँ पर एक अंग्रेज के ठेकेदार होते थे, हजारों एकड़ जमीन पर जबरन नील की खेती करवाते थे। कहाँ की चर्चा है, जबरन नील की खेती कराई थी। हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, हर 20 कट्ठा में, जिसको नाम पड़ गया 3 कठिया, इसी को नाम है 3 कठिया प्रणाली। समझ गए। इससे छूट पाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, समझ गए, चंपारण में गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन। उसका नाम क्या, सत्याग्रह आंदोलन। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जाते थे। समझ गए क्या कर रहा है ना, कि जहाँ पर साहब के सवारी निकला, यानी अंग्रेज सवारी निकला, उस जगह पर आप जानवर लेके जा नहीं सकते। इतनी डर होती थी। किसे डर होती थी, अंग्रेज से। समझ गए। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी ब्याह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। और किसी इंसान के यहाँ शादी ब्याह कुछ होता था तो पहले उनसे मिलिए। किन से, साहब से, यानी गोरों से, यानी अंग्रेजों से। उनको कुछ दे कर का ये भेंट, तब कुछ कीजिए, और न तो फिर नहीं। इतना ही नहीं, रैयतों की इलाज के लिए वसूली होती थी। साहब हाथी खरीदते तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना पड़ता था। कहा जा रहा है ना कि अंग्रेज का जुल्म इतना था कि अंग्रेज हाथी खरीदता है ना तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, आपसे, आपको देना है। और कह दिया कि पैसे इतना पहुँचाना ना, पहुँचाना पड़ेगा। इतनी कड़ा था साहब का रूल। इतना ही नहीं, दक्षिणी बिहार के बागी बिचार पर असर चंपारण में देर से पहुंचे। गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्काल शासन में कोई दिलचस्पी नहीं निभाई। कहा जा रहा है सब काम अंग्रेज करता था, लेकिन गंगा पर पुल कभी बनाया नहीं। गंगा जो नदी है उस पर पुल कभी क्यों नहीं बनाया,
वजह यही था कि गंगा पर अगर पुल बना दिया जाएगा तो बिहारियों को आने जाने का तांता लग जाएगा और हमारी बुराइयों को दूर तक फैला देगा। जो हम ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं शोषण का, वो दूर तक फैला देगा और ऐसा होगा परिणाम कि फिर हमको देश से बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए कभी गंगा पर पुल बनाने के लिए सोचा ही नहीं था। समझ गए? ये बोर्ड में आया क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने गंगा पर पुल क्यों नहीं बनाई, तो कहानी को लिखिएगा। समझ गए? इतना ही नहीं, और आतंक और दैन समिति की बीबीसी के उस आलम से सन 1917 के अप्रैल माह में एक बिजली सी कौंध थी। 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, जिसे अंग्रेजों को गांधी ने मात दिया और किसानों को वास्तविक जो हक था वो दिलाए। है ना सही बात? और ये कहानी राजकुमार शुक्ल ने, जब गांधी जी लखनऊ में थे तब राजकुमार शुक्ल ने वहां जाकर गांधी को बात बताया। हाँ, आप ही वो आए और यहाँ सत्याग्रह चालू हुआ था। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव हर रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। भितिहरवा गांव है वहाँ, भितिहरवा, भितिहरवा गांव का नाम है क्या मेरे भाई? हाँ, कहा जा रहा है भितिहरवा से है। यह गांव अमोलवा के निकट है, अमोलवा के निकट है। सन 17 में एमन साहब की तूती बोली थी। जब गांधी चंपारण के रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने के लिए प्रयास किया था तो ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्थाओं के सुधार का श्री गणेश किया था शुभारंभ। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव किसानों को शिकायतों का अध्ययन करने गांधी खुद जा रहे थे। उसके साथ दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तब गांधी ने ग्रामों को दुर्वस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक चंपारण की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसीलिए पहले शिक्षा का व्यवस्था करना होगा। पहला किसका व्यवस्था करना होगा? इसीलिए गांधी जी ने चंपारण में बहुत सा असूल खुलवाए, बहुत सा असूल खुलवाए। देखिए, बड़हरवा, बड़हरवा, मधुबन, भितिहरवा, ये देखिए सब स्कूल है भैया। क्या ये स्कूल है? ये सब स्कूल किसने खुलवाया? क्यों खुलवाया? जब तक शिक्षा बच्चों में नहीं आएगा तब तक चंपारण की स्थिति सुधार नहीं होगा। और इतना ही नहीं, बड़हरवा का विद्यालय विदेशों में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंती गोखले ने चलाया। यहाँ पर लिख देते हैं नाम आपको, बवन जी गोखले। ये शिक्षक है भैया। कौन है ये? शिक्षक हैं, शिक्षक हैं। बोर्ड ने पूछेगा कि विद्यालय में शिक्षक कौन थे तो देखिएगा ऐसा लिखना होगा।